नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल E4 एजुकेशन में। मैं राजेंद्र और आज हम सॉल्व करेंगे पर्यावरण अध्ययन के एक महत्वपूर्ण सेट को, जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे जिनका मैं आपको जवाब भी दूंगा और इनका अपने स्तर पर मैं आपको विश्लेषण भी करके दिखाऊंगा। पहला प्रश्न है, यदि जैव मंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया जाए तो सर्वप्रथम कौन से जीव प्रभावित होंगे? तो इसका जो सही जवाब है प्राथमिक उत्पादक, क्योंकि प्राथमिक उत्पादक CO2 गैस को ऑब्जर्व करके वृद्धि करते हैं। अगर CO2 गैस को निकाल देंगे तो सबसे अधिक जो श्रृंखला प्रभावित होगी वो प्राथमिक उत्पादक की होगी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को जरूर नोट कर लें और इस पूरे सेट में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, उन सभी को अटेंड करें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें खाद्य श्रृंखला पाई जाती है? तो जो खाद्य श्रृंखला है वो समुद्र में भी पाई जाती है, तालाब में भी पाई जाती है, वनों में भी पाई जाती है। इसलिए इसका जो जवाब होगा इनमें से सभी। जी दोस्तों, इनमें से सभी में खाद्य श्रृंखला पाई जाती है, इसलिए उसका ऑप्शन द नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। आप इसका जवाब आप खुद बता सकते हैं, तो इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर बा, क्योंकि घास होगा, फिर घास को टिड्डे खाएंगे, टिड्डे को मेंढक खाएगा, मेंढक को सर्प खाएगा और सर्प को बाज खाएगा। ये जो पारिस्थितिक तंत्र में ये जो क्रम है वही चलता जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन है वो बा नंबर का। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में होते हैं। किसी भी खाद्य श्रृंखला में जो सर्वाधिक संख्या में होते हैं वो होते हैं प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं वही सर्वाधिक संख्या में होते हैं, क्योंकि प्राथमिक उत्पादक से ही श्रृंखला शुरू होती है। इसलिए खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या प्राथमिक उत्पादक ही होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पारिस्थितिक तंत्र में सौर ऊर्जा का संरक्षण करते हैं। जो पारिस्थितिक तंत्र में सौर ऊर्जा का जो संरक्षण करते हैं वो उत्पादक करते हैं, क्योंकि जो उत्पादक होते हैं ये सौर ऊर्जा को ग्रहण करके अपनी वृद्धि करते हैं और जो उपभोक्ता है वो इन्हीं उत्पादकों का उपभोग करके वो अपनी वृद्धि करते हैं, इसलिए इसका जवाब उत्पादक होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के दो भाग होते हैं, तो इसका जवाब जो है वो पारिस्थितिक तंत्र में जीवीय और अजीवीय दो भाग होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के जीवीय और अजीवीय दो भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला सही है? तो आप इसका जवाब बताइए। इस निम्नलिखित में से कौन सी? तो पहले उत्पादक आएगा, उत्पादक है वो उपभोक्ता के पास जाएगा और फिर उसका घटक होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सा है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण का ही प्रैक्टिस सेट है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, तो इस पूरे प्रैक्टिस सेट को जरूर अटेंड कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय औद्योगिक प्रकृति की मुख्य बाधाएं हैं। तो भारतीय औद्योगिकी की सबसे प्रमुख बाधाएं हैं अल्प तकनीकी का विकास, कम पूंजी, अशिक्षा। तो तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं भारतीय औद्योगिक प्रकृति की प्रमुख बाधाएं, इसलिए इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी के उपयोग में आने वाली संपत्ति है। तो ऐसी कौन सी संपत्ति है जो सभी के उपयोग में आती है? तो सभी के उपयोग में आप जानते हैं सार्वजनिक संपत्ति ही सभी के उपयोग में प्रयोग की जाती है, तो इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बा, सार्वजनिक संपत्ति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्कर्वी नामक रोग होता है। देखिए आप विटामिन संबंधित एक प्रश्न जरूर लर्न करके रखें। विटामिन के नाम से संबंधित, विटामिन की कमी से होने वाले रोग से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इस प्रश्न को जरूर रखें। तो स्कर्वी नामक रोग विटामिन सी की कमी से होता है, तो आप इसको जरूर लर्न करें। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भोज्य पदार्थ को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को कहते हैं। भोज्य पदार्थ को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो किसी भी चीज़ को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को संरक्षण कहते हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो होगा भोज्य संरक्षण। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मृदा प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। आप इसका जवाब बता सकते हैं। जो मृदा होती है वो किन कारणों से प्रदूषित होती है? तो अम्ल वर्षा से होती है, खानों से प्राप्त जल से होती है, उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से होती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो उपरोक्त सभी होगा, इसलिए जो इसका करेक्ट जवाब है वो है आपका द उपरोक्त सभी, क्योंकि तीनों कारणों से मृदा प्रदूषण होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है। तो इस प्रश्न को आप फैक्चुअली याद रखें, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना होता है, तो जी के रूप में आप इसे याद रखें। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर द, क्योंकि 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकृति में मात्रा है। इसको आप डायरेक्टली याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी ना किसी सेट में जरूर पूछे जाने की इसकी संभावना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मैदानी क्षेत्रों में पारिस्थितिक संतुलन को कायम रखने हेतु वन
आवरण का न्यूनतम प्रतिशत होना चाहिए। वन आवरण का कितना न्यूनतम प्रतिशत होना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट जवाब है वो है 25%। 25% मैदानी क्षेत्रों में अगर पारिस्थितिक तंत्र को संतुलन बनाए रखना है तो वनों का आवरण 1/4 अर्थात 25% होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नदियों को तापीय प्रदूषण से रोका जा सकता है। जो नदियां हैं इसको तापीय प्रदूषण से रोका जा सकता है, तो इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर बा, क्योंकि ताप बिजली घरों से निकलने वाले गर्म पानियों को नदी में डालने से रोकना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि जो ताप बड़े बड़े बिजली घर होते हैं उससे जो गर्म पानी निकलता है उसको नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है, इसलिए इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर वाह। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस तीव्रता की ध्वनि प्रदूषक बन जाती है? तो ये तो फैक्चुअली प्रश्न है, आपके फिजिक्स का प्रश्न है, आप इस प्रश्न को डायरेक्टली याद रखेंगे तो इसका सब जवाब होगा 100 dB अर्थात डेसिबल। तो ऑप्शन नंबर सा इसका करेक्ट जवाब होगा। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हो गई है? जो हैदराबाद में थी हुसैन सागर, आप इस प्रकार से याद रखेंगे कि हुसैन सागर झील है वो किस राज्य किस शहर में है? तो हैदराबाद में है। तो आप इसको दोनों तरीके से याद रखें। आप इसने किस जीव की वृद्धि से वो झील है वो नष्ट हो गई थी? तो इसका जो जवाब है वो है जलकुंभी। जलकुंभी जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके एनसीईआरटी की बुक्स में भी ये क्वेश्चन हैं। तो हैदराबाद में जो जलकुंभियों की अत्यधिक मात्रा बढ़ गई थी जिससे वो झील है वो नष्ट हो गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रेडियोधर्मी स्ट्रोंशियम जो ऊपर से गिरता है वह कहलाता है, तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा SR19। ठीक, आप इस प्रश्न को फैक्चुअली याद रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर वाह होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अत्याधुनिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का कारण है? देखिए, वर्तमान काल में किससे सर्वाधिक प्रदूषण है वो होता है? तो इसका आप जवाब बताइए। गंदी नालियों से, रेडियोधर्मी से, ध्वनि से या धुआं से? तो आपको बता दें वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रयोग रेडियोधर्मी का बढ़ गया है। इससे प्रदूषण की मात्रा है वो कई स्तर तक अधिक होती है इन तीनों विकल्पों की अपेक्षा, इसलिए इसका जो करेक्ट जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बा, रेडियोधर्मी पदार्थों के कारण। नेक्स्ट, भारत में वायु परिवहन का विकास हुआ है। इस प्रश्न को आप जीके के रूप में डायरेक्टली याद रख सकते हैं, बाकी प्रश्न में तो आप सेंस भी लगा सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो इसका करेक्ट जवाब है 1953 अर्थात 1953 से वायु परिवहन का विकास शुरू हो गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पौधे के पोषक तत्व होते हैं, पौधे के जो पोषक तत्व क्या होते हैं? तो इसके जो करेक्ट जवाब है नाइट्रोजन एवं फास्फोरस। दोनों की प्रचुर मात्रा अगर किसी पौधे में होती है तो वह पौधे अच्छे से वृद्धि कर पाता है। पौधे के जो प्रमुख पोषक तत्व हैं वो है आपका नाइट्रोजन एवं फास्फोरस। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रासायनिक खाद के लगातार उपयोग से मिट्टी की जो क्षारीयता है, मिट्टी की क्षारीयता में तो स्वाभाविक क्षारीयता है वो मिट्टी की खाद्य श्रृंखला को कमजोर करती है, इसलिए इसका करेक्ट जवाब होगा वो होगा बा, अर्थात रासायनिक खाद के प्रयोग से मिट्टी की में क्षारीय तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर बा होगा। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है, तो ये जो करेक्ट जवाब है इसका ऑप्शन नंबर द, सर्वहारी। सर्वहारी को उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सूर्य की रोशनी से पराबैंगनी विकिरण की प्रक्रिया होती है जिससे उत्पादित होती है, तो सूर्य की रोशनी में जो पराबैंगनी विकिरण प्रक्रिया होती है वो किससे उत्पादित होती है? तो इसका ऑप्शन है CO, SO2 या नेक्स्ट क्वेश्चन O3 यानी ओजोन या फ्लोराइड। तो इसका करेक्ट जवाब है O3 अर्थात ओजोन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पश्चिमी क्षेत्र की प्रमुख नदी है, पश्चिमी क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? तो पश्चिमी क्षेत्र की लूनी नदी है, वो सबसे प्रमुख नदी के रूप में विख्यात है, तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, इसका करेक्ट जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ये तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आना ही है। आप इस प्रश्न को एज ए जी के याद रख सकते हैं। इसका जवाब जो होगा वो सीधा सीधा रख सकते हैं 23 मई 1986। वर्ष भी पूछ सकते हैं तो 1986 होगा, डेट के साथ पूछते हैं तो इसका जो करेक्ट जवाब है वो है 23 मई 1986। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। शिक्षण की
सबसे उत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। यानी टीचर किस विधि का प्रयोग करके अपना शिक्षण है वो बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है, तो वो है आपकी प्रोजेक्ट विधि। क्योंकि प्रोजेक्ट विधि में टीचर को जो कुछ ही पढ़ाना है उसका प्रेजेंटेशन बोर्ड पे दिया जाता है, जिसमें जो बच्चे होते हैं वो अच्छे से अपना फोकस है बोर्ड पर लगा पाते हैं और टीचर है वो अच्छे से समझा पाते हैं। इसलिए इसका करेक्ट जवाब होगा प्रोजेक्ट विधि शिक्षण की सबसे सर्वोत्तम विधि मानी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। श्यामपट्ट अर्थात ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय आप क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? तो आप इसका जवाब बता सकते हैं क्या सबसे महत्वपूर्ण होता है। अच्छा लेखन होता है, बड़े अक्षरों में लेखन होता है, छोटे अक्षरों में लेखन। सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो है लेखन की स्पष्ट सादृश्यता। क्योंकि जो बच्चे आप जो नोट कर रहे हैं, जो पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, वो बच्चों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसका जवाब होगा वो है लेखन की स्पष्ट दृश्यता। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न और सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर। शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो शिक्षण का जो प्रमुख कार्य होता है छात्र अधिगम को प्रोत्साहित व निर्देशित करना। क्योंकि यही ये फैक्टर है जो टीचिंग का सबसे इम्पोर्टेंट कारक है कि शिक्षक का जो कंसंट्रेशन, पढ़ाने का जो अटेंशन है वो केवल छात्र के लर्निंग को प्रोत्साहित और निर्देशित करना ही होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न की ओर। प्रयत्न और भूल सिद्धांत विधि किसने दी? ये तो बाल विकास का भी क्वेश्चन है, चाइल्ड एंड पेडागोजी का। तो इसका जो करेक्ट जवाब है वो है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने प्रयत्न और भूल विधि दी। तो सभी प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्नों का विश्लेषण किया है, जिसमें 30 क्वेश्चन हमने पर्यावरण के डिस्कस किए। और ऐसी सीरीज में हम नेक्स्ट आपके मैथमेटिक्स की भी प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं। बच्चों का क्वेश्चन था कि पर्यावरण पे जरूर बनाएं, क्योंकि पर्यावरण है वो एक जीके के रूप में मानी जाती है। तो हमारा सर्वाधिक प्रयास है वो पर्यावरण को लेके हुआ है, लेकिन अतिशीघ्र हम अपनी इस प्रैक्टिस सेट में आपको मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट चैप्टर, बाल विकास के हिंदी और इंग्लिश के चैप्टर भी लाने वाले हैं। और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपको कोई भी प्रश्न हो तो नीचे ज़रूर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि पूरे वीडियो देखने के बाद ही आप है वो अपने लर्निंग को है वो चेक कर सकते हैं कि हमारी जो स्टडी है वो कितने स्तर तक चल रही है। तो ये सब तभी संभव होगा जब पूरे वीडियो लेक्चर को अटेंड करेंगे। हम कंटिन्यू अपने जो वीडियो लेक्चर की सीरीज है वो इस चैनल पर अपलोड करेंगे। आपको ज़रूरत है कि आप अच्छे से उस चैनल से कनेक्ट हों और कनेक्ट होने के उपरांत चीज़ों को अच्छे से समझें। और भी कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो ज़रूर कमेंट करें।